चलिए, आपकी बातचीत हो रही थी वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति की मॉडल पर। इस मॉडल में अभी तक हम प्रारंभिक बातें कर चुके हैं। वॉन थ्यूनेन ने लाभ के सिद्धांत के आधार पर किसी जमीन के टुकड़े पर किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, इस संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक आइसोलेटेड स्टेट में। तो उसने पहले कुछ पूर्व कल्पनाएं की हैं कि मॉडल तभी लागू होगा जब ये कंडीशन हो। रियल में वो कंडीशन कभी नहीं होनी है, तो मॉडल 100% अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उन स्थितियों में इसको लागू किया जा सकता है। उसने कहा है कि पूरा एरिया अन्य भौगोलिक प्रदेशों से पूरी तरीके से पृथक है, आइसोलेटेड है, पूरा समरूप है, हर जगह जलवायु एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, उच्चावच एक जैसे हैं, जनसंख्या का वितरण एक जैसा है, श्रम की लागत हर जगह समान है, मजदूरी की दरों में कोई अंतर नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है मजदूरी में, और मजदूरी हर जगह यानी श्रमिक हर जगह उपलब्ध भी है। अर्थात श्रमिकों पर लगने वाला जो खर्चा है वो आपका फसल का प्रारूप डिसाइड नहीं करेगा कि इसमें श्रमिक ज़्यादा दाम लेते हैं, इसमें कम लेते हैं। तो उसने कहा कि मजदूरी तो एक जगह है, हर समान है हर जगह, और सस्ते श्रमिक हर जगह ही उपलब्ध हैं। ऐसे नहीं कि दूसरी जगह से मंगवाना पड़ रहा है तो आपका खर्चा बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थिर है, घट रही बढ़ रही कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। एक ही बाजार केंद्र है, किसान कुछ वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नगर के लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, वहाँ लाकर बेचना 100% ही है। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मानव है, यानी अधिकतम लाभ पर काम करेगा, संतुष्टि पर काम नहीं करेगा। और अधिकतम लाभ में वो देखेगा कि ज़मीन की उसकी जो प्रति इकाई है वो उसको लाभ के रूप में कौन सी वस्तु से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। केवल प्रोडक्शन की बात नहीं है, उस प्रोडक्शन का बाजार मूल्य क्या है और उस पर लागत क्या पड़ी और परिवहन का खर्चा क्या आया, इसका डिफरेंस घटाकर आपको जो रेंट प्राप्त हो रहा है वो रेंट कौन सी वस्तु के लिए सबसे ज़्यादा है, उसी वस्तु का उत्पादन करना है। तो पहली बात तो उसने ये प्रतिपादित की कि बाजार से दूर चलते ही लाभ में गिरावट आएगी, क्योंकि लाभ में से परिवहन का खर्चा घटता जाएगा। जो परिवहन आपका लग रहा है वो आपके लाभ में से ही कम होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बाजार केंद्र से दूर चलते ही आपका लाभ का ग्राफ है वो नीचे की ओर गिरेगा। फिर उसने किसी भी वस्तु पर तुलनात्मक लाभ किसी इकाई क्षेत्रफल पर निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया। सामान्य सूत्र तो ये है कि प्रॉफिट क्या है, विक्रय मूल्य में से लागत घटवा दो और परिवहन का मूल्य घटवा दो। तो उस वस्तु की उत्पादन लागत और परिवहन पर हुआ खर्चा, ये यदि आप उसके बाजार मूल्य में से या विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं तो आपका प्रॉफिट मिल जाता है। अर्थात एक उसका पहला सूत्र तो ये था कि प्रॉफिट ज्ञात करना है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य में से उस पर होने वाला एक्सपेंस और उस पर लगने वाला जो ट्रांसपोर्ट है इनको माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट जैसे जैसे आप बाज़ार से दूर चलोगे ये घटता जाएगा, यानी आपका जो इकोनॉमिक रेंट है, जो आर्थिक लगान है, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दूरी के साथ में ये घटता जाएगा। फिर जमीन की प्रत्येक इकाई द्वारा तुलनात्मक लाभ किस प्रकार दिया जाएगा, इसके लिए सूत्र दिया है इसने। लोकेशन रेंट निकालनी है तो तरीका ये है कि ज़मीन की
एक इकाई पर किसी वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, उसकी उपज क्या है, यील्ड क्या है, या आप कह दो उसकी लब्धि क्या है, और इस उपज का बाजार मूल्य कितना है, और इस उपज पर उत्पादन की क्या लागत आई, कॉस्ट कितनी आई, वो इसमें से माइनस करो। माइनस इस उत्पादन को आप बाजार तक लेकर आए तो ट्रांसपोर्ट की रेट तो क्या थी और डिस्टेंस कितनी थी। इसके आधार पर आप प्रत्येक फसल का प्रत्येक जगह जाकर लोकेशन रेंट निकाल सकते हो। अवस्थिति की लगान किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली उपज का मार्केट वैल्यू क्या है उसमें से उसकी उत्पादन लागत को घटाएंगे, और ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसमें से परिवहन की कॉस्ट को घटाएंगे। परिवहन की जो लागत है वो तो बाज़ार पर तो आएगी जीरो, और बाज़ार से दूरी बढ़ने के साथ में लागत बढ़ती जाएगी, अर्थात आपकी ये वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी। अब आप उस वस्तु को लेकर जाओ बाज़ार के अंदर से दूर, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपका उत्पादन जो हो रहा है वो हो रहा है। मार्केट वैल्यू वस्तु की फिक्स है, क्योंकि पहले ही कह दिया बाज़ार में वस्तु का मूल्य निश्चित है। सभी वस्तुओं का एक समान नहीं है, लेकिन जिस वस्तु का उसका निश्चित है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है। अब इस कॉस्ट में आप परिवर्तन कर सकते हैं। बाज़ार के निकट आप यदि उगा रहे हो फसल को तो कॉस्ट बढ़ा दो, बढ़िया बीज, सिंचाई, खाद, इन सब का प्रयोग करो तो क्या बढ़ेगा, सी बढ़ेगा। लेकिन जितना सी बढ़ेगा उसके अनुपात में आपका वाई भी बढ़ेगा, उसी 1 हेक्टेयर में उपज की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और बाज़ार पर यह आपका लगना नहीं है। तो ये यदि गौण है, ये आपका बाज़ार के अंदर पर कुछ भी नहीं लग रहा है, तब आपको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि उपज बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी उपज बढ़ाएंगे उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा। लेकिन आप दूर जाकर इसको बढ़ाते हो तो ऐसी स्थिति हो सकती है कभी कि इसका मान इसके मान से कम आ जाए, आपको जो प्रॉफिट होना था उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पर खर्चा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दूर जाकर आपको इस सी को जहाँ तक कोशिश हो कम करना है, यानी उत्पादन की लागत में दूरी के साथ में कमी लानी चाहिए। और उत्पादन की लागत में दूरी के साथ में कमी लाओगे तो फसल की सघनता में कमी आएगी। तो उसने 2 मॉडल दिए थे। पहला मॉडल तो आपने डिस्कस किया था, क्या, बाजार से दूरी के साथ फसल की सघनता क्या होती है, कम होती है, घटती है। बाजार के अंदर पर आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकते हो, सघन कृषि कर सकते हो। इंटेंसिव या सघन का मतलब है जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और दूर जाकर आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर करोगे, यदि खर्चा उस पर ज़्यादा करोगे तो नुकसान होने की संभावना है। आपका ये वाई तो बढ़ जाएगा, लेकिन उतनी दूरी से आप लाओगे तो इसका डिस्टेंस और इसकी जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो प्रति इकाई पर वो आपकी लगनी है। 5 क्विंटल उत्पादन हो रहा है तो 5 के हिसाब से लगेगी, और आप उत्पादन 10 क्विंटल कर लोगे तो वो तो खर्चा 10 क्विंटल का लग जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको दूर जाकर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने में फ़ायदा नहीं है। एक्सटेंसिव करनी है, विस्तृत कृषि करनी है दूर जाकर, जिसमें ज़्यादा निवेश नहीं करना हो, केवल बीज फेंकना है, जितना उत्पादन हो जाए उतना सही है, और जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से उसको लाकर यदि मार्जिन निकलता है तब तो उत्पादन करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो पहले मॉडल में हमने देखा कि बाजार से दूरी के साथ में फसल की सघनता घटती है, अर्थात आप बाजार के अंदर पर उस फसल की कृषि करेंगे जिस फसल पर निवेश ज़्यादा हो, लेकिन उस पर लाभ भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में दूर जाते ही उसका जो लाभ है वो तेज़ी से घटता है। लेकिन किसी फसल पर यदि आप खर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो आपको बाज़ार पर उगाने पर भी उसमें लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और आप यदि दूर जाओगे
तो भी उसका जो लाभ है वो जल्दी घटने के बजाय धीरे घटेगा। तो ऐसी स्थिति में ये वो जगह है, ये वो दूरी है जहाँ तक तो आपको सघन कृषि कर लेनी चाहिए, और इससे आगे चलने पर आपको विस्तृण या विस्तृत कृषि कर लेनी चाहिए। इस दूरी तक ही फायदा है, उसके आगे इस फसल पर या इस कृषि पर नुकसान है, इस कृषि पर फायदा है। तो पहला मॉडल तो ये था। दूसरा मॉडल उसने क्या दिया था कि दूरी के साथ में भूमि उपयोग का प्रारूप बदलता है। मॉडल सेकंड की हम व्याख्या कर रहे थे। बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग प्रारूप बदलता है। कैसे बदलता है, इसके लिए आपके पास वही लोकेशन रेंट का सूत्र है। अलग अलग फसलों के लिए आप लोकेशन रेंट निकालो, बाजार पर जिसके लिए लोकेशन रेंट सबसे ज़्यादा आ रही है उसी फसल का उत्पादन करो, और दूरी पर चलने पर जिस पर लोकेशन रेंट गिर गई है या दूसरी पर ज़्यादा मिल रही है तो कुछ दूरी पर जाकर दूसरी फसल का उत्पादन करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमने दो स्थितियां देखनी हैं। पहली स्थिति की हमने कल बात की थी, स्थिति फर्स्ट स्थिति में हमने ऐसा माना कि दो फसलों की लब्धि कैसी है, समान है। उत्पादन लागत कैसी है, समान है। परिवहन लागत हाँ अलग अलग है क्या? चलो, परिवहन लागत अलग अलग है और बाजार मूल्य अलग अलग है। अलग अलग बाजार मूल्य मिल रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट एक जैसी आ रही है, परिवहन का खर्चा दोनों पर अलग है, और प्रति हेक्टेयर जो आपकी उपज है वो दोनों की समान है। तो दो फसलों पर जैसे ही हमने तुलना की तो जिस फसल का मार्केट में आपको दाम ज़्यादा मिल रहा है उस पर परिवहन की कॉस्ट सामान्यतः ज़्यादा ही रहती है, और उसी की हम सघन कृषि करते हैं। इसलिए जैसे ही मार्केट से दूर चलेंगे तो बाज़ार पर आपको जो सबसे ज़्यादा फायदा दे रही है उस फसल का लाभ तेज़ी से घटता है, और जो बाज़ार पर कम लाभ दे रही है उसका लाभ धीरे घटता है। ये तो पहली स्थिति हमने देखी। अब स्थिति सेकंड, द्वितीय स्थिति में हमें ये देखना है कि दो फसलें ऐसी उगाकर देखें, क्योंकि अलग अलग स्थिति में वॉन थिनेन ने इसको प्रैक्टिस किया। पहली कंडीशन तो उसने ये बताई कि दोनों का लब्धि यानी उत्पादन समान है, लागत दोनों की समान है, परिवहन लागत दोनों की अलग है और बाजार मूल्य दोनों का अलग है। सेकंड उसने जो कंडीशन ली है उसमें उसने कहा दो फसलें हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पी और क्यू। पर परिवहन लागत समान है, उत्पादन लागत समान है,
बाजार मूल्य अलग अलग है और लब्धि भी अलग अलग है। इस स्थिति में भी आपको देखना यह है कि मैक्सिमम प्रॉफिट लोकेशन रेंट का मान सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पर आ रहा है, उसी का प्रोडक्शन करना है। एग्जाम्पल ले लें, माना परिवहन लागत ₹2 प्रति इकाई है, प्रति किलोमीटर मान लें, प्रति मील मान लें। उत्पादन लागत ₹50 भूमि की प्रति इकाई पर है। प्रोडक्शन कॉस्ट ₹50 की आ रही है, दोनों की समान कर दी। बाजार मूल्य पी का 120 है, ऐसे मान लिया। तथा बाजार मूल्य क्यू का 140 मानांगे, 130 मान लो। पी की लब्धि ये मान लो कि 10 क्विंटल है प्रति इकाई, और क्यू की लब्धि 7 क्विंटल है प्रति इकाई। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल पर हम फसल P और फसल Q दोनों के लिए लोकेशन रेंट निकालेंगे। Q फसल के लिए इधर, और इधर बात कर लेते हैं किसकी, P फसल की। सूत्र आपका वही है, लोकेशन रेंट बराबर y इंटू एम माइनस सी माइनस वाई इंटू टी इंटू डी। सबसे पहली स्थिति देख लेते हैं बाजार केंद्र पर। बाजार केंद्र पर फसल P की लब्धि है कितनी, 10 क्विंटल। बाजार मूल्य है इसका कितना, 120 रुपये। उत्पादन की लागत है 50 रुपये, माइनस 0, और ये रिजल्ट आया आपका कितना, 700 आया। फसल Q जिसकी लब्धि है कितनी, 7 है, उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी, 130, और उस पर कॉस्ट पड़ी है आपकी कितनी, 50 रुपये, और मार्केट पर है तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रही है 0। तो
इस पर आपको लोकेशन रेंट मिल रहा है कितना? हाँ, 560। किस पर ज़्यादा मिला? पी पर 700 रुपये मिल रहे हैं, क्यू पर 560 मिल रहे हैं। अब इस थियरी को देने का, इस एग्जाम्पल को देने का वॉन थिनेन का टारगेट ये था कि जिसकी मार्केट रेट ज़्यादा है, आप हमेशा उसको ही नहीं मान ले कि बाज़ार पर उत्पादन उसी का किया जाएगा। मार्केट रेट के साथ में हमें भूमि की प्रति इकाई में होने वाली उसकी लब्धि भी देखनी है, उसकी यील्ड देखनी है, उसकी उपज देखनी है। अब देखिए, पी का मार्केट में दाम है वो कम है और क्यू का मार्केट में दाम ज़्यादा है, लेकिन जब दोनों को बाज़ार के अंदर पर उगाया तो पी का प्रोडक्शन प्रति इकाई पर 10 क्विंटल हो गया और क्यू का उत्पादन 7 ही हुआ। अब आपको ट्रांसपोर्ट का तो खर्चा करना नहीं था, वहीं पर उगाना था और बेचना था। तो एक तरफ तो आप 10 क्विंटल बेचकर 700 रुपये ले रहे हो और दूसरी तरफ आप 7 क्विंटल बेचकर 560 रुपये दे रहे हो। इसका भाव अच्छा है लेकिन उत्पादन कम हुआ, इसका भाव कम है लेकिन इसका उत्पादन ज़्यादा हुआ। मान लीजिए आप बाज़ार के अंदर से कुछ दूर चले और कंडीशन हम कह दें कि 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो अब आपकी परिवहन का खर्चा इसमें जुड़ता जाएगा। पहला जो आपका वैल्यू है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसी 10 क्विंटल पर अब आपका परिवहन लगेगा। परिवहन की दर है कितनी? 2 रुपये और डिस्टेंस है कितनी? 10 किलोमीटर। तो ऐसी स्थिति में आपका ये जो वैल्यू था 700, इसमें से अब 200 घट जाएगा और आपको दाम मिलेगा कितना? 500। और 10 किलोमीटर दूरी पर जाकर जो फसल क्यू है उसके ऊपर आपको जो लोकेशन रेंट मिलेगा वो परिवहन की लागत 2 रुपये ही है दोनों की, और 10 किलोमीटर दूर से आप आए हो तो इस पर जो आपके 560 रुपये थे उसमें से अब माइनस हो रहा है कितना? 140। तो आपको रुपए मिल रहे हैं कितने? 420। अभी भी पी फसल पर ही ज़्यादा मिल रहा है तो पी का ही उत्पादन करेंगे। अगर हम चले गए पच्चीस किलोमीटर दूर, पच्चीस किलोमीटर दूर जाकर हमने ये कॉस्ट निकालनी चाहिए। तो पहली वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब आपकी जो दूरी है वो हो गई है कितनी? 25। तो अब 700 में से आपको माइनस करना होगा 500 और अब आपके बचेंगे कितने? 200। दूसरी फसल के लिए देखा जाए तो पच्चीस किलोमीटर दूर से इसको परिवहन करते हुए लाने पर 350। तो आया क्या? 210। 210 इस पर मिल रहा है और इस पर कितना मिल रहा है? 200। तो इसका मतलब 25 किलोमीटर दूर जाकर आप पी के बजाय कौन सी उगाएंगे? क्यू फसल का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। अब ये दोनों का जो मूल्य है, दोनों का जो लाभ है वो आपको एग्जैक्ट बराबर 25 किलोमीटर से थोड़ा सा पहले मिलेगा। जिस दूरी पर जहाँ दोनों का लाभ एक समान आ जाए, पी फसल का उत्पादन वहीं रोक देना है, क्योंकि उसके आगे अब आपको प्रॉफिट क्यू पर ही मिलता जाना है। अब आप 30 किलोमीटर जाओगे तो इस पर लाभ कम होगा और इस पर तुलनात्मक लाभ ज़्यादा होगा। तो दूसरी कंडीशन में उसने परिवहन लागत एक जैसी रख दी, उत्पादन लागत एक जैसी रख दी, बाज़ार मूल्य दोनों के अलग अलग हैं और लब्धि दोनों की अलग अलग मान ली। तो यहाँ सेकंड स्थिति में उसके कहने का टारगेट ये है कि जिसकी उपज ज़्यादा है, जिसकी उपज ज़्यादा है उसको बाज़ार पर उगाने में
फायदा है, चाहे उसकी मार्केट प्राइस कम ही हो। तुलना कर लो, क्योंकि यदि मार्केट प्राइस कम भी है तो आप बाज़ार के अंदर पर उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो लगना ही नहीं है। 10 क्विंटल उत्पादन है, 100 क्विंटल कर दो, 1000 क्विंटल कर दो, तो ओवरऑल आपको उस बाज़ार के अंदर के आसपास की ज़मीन जो रेंट देगी वो लब्धि की वजह से ज़्यादा दे देगी, यील्ड की या उपज की वजह से ज़्यादा दे देगी बजाय मार्केट प्राइस के। अगर दोनों की उपज एक समान है, क्योंकि पहली स्थिति में उपज कैसी थी, एक समान थी, प्रति इकाई में हमने पहली स्थिति में क्या माना था कि दोनों में ही एक एक हेक्टेयर में 10-10 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, तो उस स्थिति में तो फर्क पड़ता है मार्केट पर किसकी प्राइस ज़्यादा मिल रही है। लेकिन यदि उपज एक समान नहीं है, दोनों की उपज अलग अलग है, तो जिसकी उपज ज़्यादा मिल रही है वो आपको ज़्यादा फायदा देगा मार्केट पर। लेकिन जिसकी उपज ज़्यादा मिल रही है, मार्केट से दूर चलते ही आप उसके लाभ को अगर देखेंगे तो उसका लाभ तेज़ी से घटेगा, और जिसकी उपज का आपको दाम कम मिल रहा था उसका लाभ धीरे घटेगा। तो दूसरे स्थिति का भी उसका टारगेट यही था, किसी भी स्थिति में आप बात कर लो, आपको तुलनात्मक लाभ देखना है। और तुलनात्मक लाभ किस पर देखना है, किस पर तुलनात्मक लाभ देखोगे? प्रश्न में ऑप्शन जो आएंगे वो लाइनों के रूप में आएंगे, कंसेप्चुअल आएगा पूरा। किसका तुलनात्मक अध्ययन करना है? उपज का, हाँ, लब्धि और दूरी का, अवस्थिति की लगान का। अवस्थिति की लगान क्या है? जमीन की कोई एक इकाई क्षेत्रफल आपको कितना पैसा दे रही है, उसका नाम है लोकेशन रेंट। एक बीघा में आपने पी फसल उगाई तो 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, और उसी एक बीघा में आपने क्यू फसल उगाई तो 7 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। पी की मार्केट प्राइस 120 है, क्यू की मार्केट प्राइस 130 है। क्यू की मार्केट प्राइस ज़्यादा है, लेकिन 7 क्विंटल उत्पादन कर रहा है और ये कर रहा है कितना, 10 क्विंटल उत्पादन। तो उसी ज़मीन के टुकड़े पर दोनों का जब हमने लाभ निकाला तो जिसका उपज ज़्यादा था उसका लाभ ज़्यादा आ गया। कहाँ पर? बाज़ार पर तो। लेकिन दूर जाकर उसी एक बीघा पर हमने दोनों को उगाकर लाभ निकाला, तो दूर जाने पर जिस पर बाज़ार पर लाभ ज़्यादा मिल रहा था उस पर नहीं मिला, दूसरी पर लाभ ज़्यादा मिलने लग गया। तो ये तुलनात्मक लाभ किस पर निकाला जाता है? जमीन की इकाई क्षेत्रफल पर निकाला जाता है। लोकेशन या अवस्थिति का मतलब ही क्या है? ज़मीन है। तो भूमि की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर होने वाले लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करके जो लाभ ज़्यादा मिल रहा है उसी फसल का उत्पादन कर लिया जाता है। ये उसका कंसेप्ट था। और दोनों ही स्थितियों में, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में, दोनों में ही आपने बाज़ार से बढ़ती दूरी पर ज़मीन के किसी इकाई क्षेत्रफल पर अलग अलग फसलों से मिलने वाले लोकेशन रेंट का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो ये पाया कि जिस पर बाज़ार में लोकेशन रेंट ज़्यादा मिलता है उसका रेंट तेज़ी से घटता है, और जिस पर बाज़ार पर रेंट कम मिलता है उसका धीमे घटता है। ये हमेशा के लिए ज़रूरी हो कोई ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाज़ार पर किसी फसल का आपको रेंट भी कम मिल रहा है और दूरी पर चलने पर उसका प्रोडक्शन, उसकी जो प्रॉफिट है वो भी तेज़ी से घट रहा है। तो कई बार ये स्थिति भी बन सकती है कि जिस फसल पर लाभ कम है उसका लाभ तेज़ी से घटा, और जिस पर ज़्यादा था उसका उसकी तुलना में धीमे घटा। तो आपको ओवरऑल जिस पर लाभ ज़्यादा मिल रहा है उसी का उत्पादन करना है, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरी फसल तो कंपटीशन में ही नहीं आई कहीं पर। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है कि दूरी के साथ में एक फसल का लाभ तेज़ी से घटता है, दूसरी का धीमे घटता है, तो एक निश्चित दूरी पर जाकर उस फसल का उत्पादन होना बंद हो जाएगा और नई फसल का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। तो वॉन थिनेन के 2 मॉडल हैं, सघनता में परिवर्तन और भूमि उपयोग में परिवर्तन। सघनता में परिवर्तन तो आप कुछ दूरी पर जाकर सघन कृषि करना छोड़ दोगे,
और भूमि उपयोग में परिवर्तन का मतलब है कुछ दूरी पर जाकर आप तुलनात्मक लाभ को देखते हुए फसलें बदलते जाओगे। जिस दूरी तक जिस फसल में उत्पादन में आपको मैक्सिमम लोकेशन रेंट मिल रहा उसी दूरी तक उस फसल का उत्पादन किया जाएगा। तो लिख लीजिए स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड, यदि दो फसलों P व Q पर यदि दो फसलों P व Q पर परिवहन लागत समान है, परिवहन लागत समान है, कॉमा उत्पादन लागत भी समान है, उत्पादन लागत भी समान है। पहली स्थिति में परिवहन लागत समान नहीं थी, दोनों फसलों पर अलग अलग थी। इस स्थिति में परिवहन लागत समान है, उत्पादन लागत भी समान है, परंतु बाजार मूल्य व लब्धि अलग अलग हैं। बाजार मूल्य व लब्धि अलग अलग हैं। तो जिस फसल की लब्धि या उपज, जिस फसल की लब्धि या उपज अधिक है बाजार केंद्र के निकट, बाजार केंद्र के निकट उसी फसल के उत्पादन में, बाजार केंद्र के निकट उसी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक लाभ होगा। बाजार केंद्र के निकट उसी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक लाभ होगा। अब आपने उस पर प्रश्न उठा दिया कि सर्वाधिक लाभ कैसे होगा। मान लीजिए उसकी मार्केट प्राइस ही डाउन हो तो आपके पास तर्क ये है, इस पी फसल की मार्केट प्राइस ज़्यादा होती तब तो 100% उत्पादन आपको करना ही था। लेकिन वॉन थ्यूनेन तो ये कहता है कि यदि कंडीशन ऐसी भी हो जाए कि इसकी मार्केट वैल्यू कम है लेकिन इसका प्रोडक्शन हाई है, तो ये हाई प्रोडक्शन कम मार्केट वैल्यू होते हुए भी आपको टोटल प्रॉफिट ज़्यादा दिलाएगा, लेकिन दूर जाकर नहीं दिलाएगा, बाज़ार पर ही दिलाएगा। दूर जाकर इसकी मार्केट प्राइस भी कम है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा और जुड़ जाएगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा और जुड़ जाएगा, और दोनों फसलों पर परिवहन का खर्चा लगेगा कैसा, समान लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा तो दोनों पर समान बढ़ेगा, और इसकी मार्केट प्राइस है कम, इसकी मार्केट प्राइस है ज़्यादा। तो जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है फिर ज़्यादा दूरी पर चलकर वो फसल ज़्यादा फायदे वाली होगी। लेकिन मार्केट के ऊपर यदि ट्रांसपोर्ट आपको नहीं करना है तब जिसका मार्केट वैल्यू कम है वो भी आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है, बशर्ते उसकी लब्धि ज़्यादा हो। तो लिख लीजिए, यदि उस फसल का बाजार मूल्य यदि उस फसल का बाजार मूल्य कम है तो भी, यदि उस फसल का बाजार मूल्य कम है तो भी उसकी अधिक उपज बाजार मूल्य की कमी को
अधिक उपज बाजार मूल्य की कमी को संतुलित कर देगी, संतुलित कर देगी। अर्थात अर्थात बाजार के निकट अधिक उपज वाली फसल का उत्पादन होगा। फसल का उत्पादन होगा, परंतु दूरी बढ़ने पर इस फसल के अवस्थिति की लाभ में तेजी से गिरावट आएगी। अवस्थिति की लाभ में तेजी से गिरावट आएगी। इसलिए कुछ दूरी पर जाकर दूसरी फसल की कृषि ज्यादा फायदेमंद होगी। दूसरी फसल की कृषि ज़्यादा फायदेमंद होगी, अर्थात भूमि उपयोग प्रारूप परिवर्तित हो जाएगा। भूमि उपयोग प्रारूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ये उसकी सेकंड स्थिति का निष्कर्ष है। पहली स्थिति में भी भूमि उपयोग प्रारूप बदला, दूसरी स्थिति में भी भूमि उपयोग प्रारूप बदला। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देख भी लिया कि चाहे मार्केट प्राइस कम हो, यदि उसका प्रोडक्शन हाई है तो आपको लाभ सबसे ज़्यादा वही दिलाएगी, और आप इसका लाभ और भी बढ़ा सकते हैं। आप कॉस्ट जो लग रही है उसमें वृद्धि कर दें, दोनों ही फसलों की करके देख लें। चाहे ऐसी स्थिति में कॉस्ट बढ़ाते ही ये जो मान बढ़ेगा ये इस फसल की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा तो ये लाभ ज़्यादा दिलाएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से साबित कर सकते हैं आप, दो फसलों का ऐसा एग्जाम्पल लेकर। अब यदि सभी प्रकार की फसलों का भूमि की प्रति इकाई पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जाएं, बाजार के अंदर से बढ़ती दूरी के साथ में, तो हर जगह कोई एक ही फसल आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देगी। दूरी के साथ वो प्रॉफिट बदलता जाएगा। कुछ ऐसी फसल होंगी जो आपको किसी विशेष दूरी तक ही प्रॉफिट देंगी, उसके बाद में प्रॉफिट देना बंद कर देंगी। जिस फसल पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मान लीजिए मार्केट पर, उस फसल का प्रॉफिट
बहुत तेजी से घटेगा। जिस फसल पर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिल रहा है उसका प्रॉफिट इसकी तुलना में थोड़ा सा धीमी गति से घटेगा। जिस पर प्रॉफिट आपका और भी कम है उसका बढ़ती दूरी के साथ में जो अवस्थिति की लगान है वो और भी धीमा घटेगा। ये ऐसा मान लीजिए कि आपके पास से 4 फसलें हैं। ये है फसल कौन सी? ए। दूसरी ये है बी फसल। तीसरी ये आपने सी फसल ली है और चौथी ये है डी फसल। तो बाजार के अंदर से कुछ दूरी तक हमें ए में सर्वाधिक प्रॉफिट है, लेकिन जहां बी की लाइन ए को काट कर ऊपर जा रही है उस दूरी से आगे फिर ए में हमें फ़ायदा नहीं है। तो हम ए का प्रोडक्शन इसी दूरी तक करेंगे। ये जो बाजार से ये दूरी है यहाँ तक ए के प्रोडक्शन में फ़ायदा है, उसके बाद में फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है किस में? बी में मिल रहा है। इस एरिया में आकर ए का लाभ कम हो गया है, बी और सी का ज़्यादा है, लेकिन बी और सी में भी तुलना करें तो बी का ज़्यादा है। और कहाँ तक ज़्यादा है? इस बिंदु तक बी का लाभ ज़्यादा है। तो जहाँ बी और सी के ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं उस दूरी तक उत्पादन होगा किस फसल का? बी फसल का। और फिर आगे सी का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। अब सी से कम वैल्यू आपको मिल रही है, बी पर भी, डी पर भी, ए पर भी, सब पर कम मिल रही है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर आपको डी पर वैल्यू मिलना ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये है बाजार के अंदर और इस तरफ ये है आपका अवस्थिति की लगान। तुलनात्मक रूप से देखा तो विभिन्न फसलों पर अवस्थिति की लगान अलग अलग है और ये बाजार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई सभी फसलों का अवस्थिति की लगान कम हुआ, लेकिन तुलनात्मक देखा तो जिस पर सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है उसी की कृषि आपको करनी चाहिए। जैसे ए फसल पर हमें बाज़ार से इस दूरी तक लाभ हो रहा है, तो बाज़ार के अंदर से ये जो दूरी है इसको आधार मानते हुए इस पूरे क्षेत्र में हमें कौन सी फसल की कृषि करनी है? ए फसल की करनी है। बी फसल पर आपको लाभ इस दूरी तक हो रहा है, उसके बाद में सी पर लाभ होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दूसरा बेल्ट है इस दूसरी पेटी में हम बाज़ार से बढ़ती दूरी के साथ में कृषि करेंगे। यहाँ तो ए फसल की करेंगे और यहाँ पर करने लग जाएंगे किसकी? बी फसल की। उसके आगे चलेंगे तो ये जो दूरी है जहाँ सी के प्रोडक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़ायदा है, इसके आगे यदि आप चलोगे
तो आगे आपको फिर फ़ायदा होने लग जाएगा कौन सी फसल में, डी में फ़ायदा होने लग जाएगा। तो उसके आगे हम डी की कृषि करेंगे। अब कोई फसल मान लीजिए ई है, उसका ग्राफ इसको जहाँ काटेगा तो वहाँ पर डी खत्म हो जाएगा और उसके आगे कौन सी फसल की कृषि शुरू कर देंगे, ई की कर देंगे। तो ये बाज़ार केंद्र के निकट आपने ए फसल का उत्पादन किया, बाज़ार से दूरी बढ़ने पर दूसरी पेटी में आपने बी फसल का उत्पादन किया, तीसरी पेटी में आपने सी फसल का उत्पादन किया और चौथी पेटी में आपने डी फसल का उत्पादन किया। तो यहाँ तक तो है कौन सी, ए फसल, यहाँ तक है बी, इस दूरी तक है सी और उसके आगे है डी। इस तरीके से वॉन थिनेन ने बताया कि वृत्ताकार पेटियां बनेंगी। किसी केंद्र के चारों तरफ, बाजार केंद्र के चारों तरफ कृषि फसलों की पेटियां कैसी बनेंगी, वृत्ताकार बनेंगी और उस नगर केंद्र से चारों तरफ समान दूरी पर चलते ही भूमि उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन आता जाएगा। ऐसा उसका भूमि उपयोग प्रावर्तन का ग्राफीय निरूपण था। चलिए, वांथुनेन ने बाजार से दूरी बढ़ने के साथ इस तरीके के भूमि उपयोग की 7 पेटियां बताई हैं। प्रत्येक पेटी में कौन कौन से प्रकार का कार्य होता है। अधिकतर बार एग्जामिनर आपको वही प्रश्न पूछते हैं कि ये कार्य कौन सी पेटी में किया जाता है। तो देखिए, बाजार से दूरी बढ़ने के साथ में बाजार केंद्र के निकट जो पहली पेटी है, ये मार्केट मान लें, पहली पेटी में तो उसने कहा है कि कुछ जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे सब्जी है, फल, फूल और दूध का उत्पादन। ये तो काम होते हैं कौन सी पेटी में, पहली पेटी में। दूसरी पेटी में जब वॉन थिनेन ने अपना मॉडल दिया था उस समय ईंधन के रूप में लकड़ी का ही प्रयोग होता था। तो जो दूसरी पेटी उसने बताई है, इसमें होगा ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन, काष्ठ का प्रदेश होगा ये। तीसरी पेटी इससे आगे चलते हुए इसी तरीके से वृत्ताकार पेटियां बनेंगी। तीसरी पेटी जो इसके आगे स्थित होगी, इस तीसरी पेटी में फसलों की सघन कृषि की जाएगी। सघन कृषि की जाएगी। जमीन का जो प्रत्येक हिस्सा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फसल उत्पादन के लिए काम में लेना है। तो खाली ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में उसमें हम उत्पादन करेंगे, हर वर्ष फसल का उत्पादन करेंगे। लेकिन उसके आगे की जो पेटी है, इसमें खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। आगे की जो पेटी है उसमें खाद्यान्नों का उत्पादन तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम ज़मीन को खाली भी छोड़ेंगे।
5वीं पेटी में जमीन का 33% हिस्सा है, उस पर हम कृषि करेंगे। 33% को हम प्रति भूमि के रूप में छोड़ देंगे और 33% पर पशुओं के लिए चारागाह बनाए जाएंगे। ऐसा करना है हमें कौन सी पेटी में? 5वीं पेटी में। 6ठी पेटी में रंग और हाल आपने 6ठी पेटी में सिर्फ पशु पाले जाएंगे जिनका पालने का उद्देश्य दूध का उत्पादन करना नहीं है, क्योंकि दूध वाले पशु तो आपने बाजार के अंदर के निकट ही पाल लिए थे। यहाँ वाले पशुओं का दूध यदि बाजार में ले जाओगे तो तब तक तो हाँ दही बन जाएगा ना, पनीर बन जाएगा, तो यहाँ से पनीर ही जाएगा। पनीर जा सकता है यहाँ से, और इसके आगे का जो क्षेत्र है उसको उसने कह दिया कौन सी पेटी? 7वीं पेटी, जो बंजर भूमि की पेटी है। तो 7 पेटियां बताई हैं वॉन थेनेन ने। पहली पेटी में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन होगा, जिनमें क्या है? सब्जी, दूध का उत्पादन, फल, ये सारे। दूसरी पेटी में ईंधन के लिए लकड़ी आएगी, क्योंकि बहुत दूर से लकड़ी लाओगे तो पहली बात तो ये दैनिक आवश्यकता की चीज़ है, और परिवहन का खर्चा इतना पड़ जाएगा कि फिर भोजन को कच्चा खाना ही ठीक है। तो अब दूसरी पेटी का वर्तमान में महत्व नहीं है, लेकिन उस टाइम था। तीसरी पेटी में आपको खाद्यान्नों का उत्पादन करना है, क्योंकि फिर आपकी ज़रूरत है क्या? खाद्यान्न। चौथी पेटी में खाद्यान्नों का उत्पादन भी करना है और साथ में कुछ ज़मीन को परती भी छोड़ी जाएगी। 5वीं पेटी में 1/3 भाग पर खाद्यान्न की कृषि करेंगे, 1/3 भाग पर चारागाहों का विकास कर देंगे, और 1/3 भाग ऐसे ही पड़ा रहेगा परती भूमि के रूप में। आगे की जो पेटी है उसमें हम सिर्फ मांस के लिए और दूध के उत्पाद जैसे पनीर वगैरह या चमड़े के लिए, इनके लिए पशु पालेंगे। और ये जो अंतिम पेटी है इसको कह दिया कौन सी? बंजर भूमि की पेटी। तो लिखिए, वॉन थुनेन ने बाजार के अंदर से बढ़ती दूरी के साथ सात वृत्ताकार पेटियों की स्थिति बताई है। सात वृत्ताकार पेटियों की स्थिति बताई है, जो निम्न है। पहले लिखिए प्रथम पेटी, और इसके सामने लिखिए व्यापारिक उद्यान कृषि, जैसे सब्जी, फल, फूल। व्यापारिक उद्यान कृषि जैसे सब्जी, फल, फूल आदि, व दुग्ध उत्पादन।
नेक्स्ट लिखिए द्वितीय पेटी, द्वितीय पेटी, और इसके सामने लिख लीजिए वानिकी, वानिकी अर्थात ईंधन के लिए काष्ठ या लकड़ी। ईंधन के लिए लकड़ी। नेक्स्ट लिखिए तृतीय पेटी, तृतीय पेटी, और इसके सामने लिखिए बिना परती भूमि छोड़े, बिना परती भूमि छोड़े फसलों की कृषि। बिना परती भूमि छोड़े फसलों की कृषि। और इसमें लिखिए इसमें फसलों का 6 वर्षीय हेरफेर, फसलों का 6 वर्षीय हेरफेर किया जाता है। तीसरी पेटी क्या है? बिना परती भूमि के फसल उत्पादन। 6 वर्षीय हेरफेर क्या है? छह वर्षीय हेरफेर में उसने बताया है राई, राई, आलू, क्लोवर, जौ और दाल, जो फली वाली दाल होती है वो, ताकि ज़मीन में वापस वो पोषक तत्वों की आपूर्ति कर दे। तो 6 वर्षीय हेरफेर बताया उसने क्या? राई, राई, फिर आलू, फिर क्लोवर, फिर जौ और फिर दाल। इस तरीके से फसलों का हेरफेर करना है। कौन सी पेटी में? तीसरी पेटी में। ज़मीन को कहीं भी परती नहीं छोड़ना है किसी भी साल। देखिए हर साल कोई ना कोई फसल है और बाद में इसको वापस रिपीट किया जाएगा ऐसे ही। तो परती भूमि का नाम नहीं है। पशु यदि आपको पालने हैं तो पशुओं को बाड़े में ही रखा जाएगा, उनके लिए कोई चारागाह है या परती भूमि नहीं छोड़नी है। तो पशु इसके अंदर विशेषता देखें तीसरी पेटी में, तो पशु कहाँ होंगे? इसके सिर्फ बाड़े में होंगे। उनके लिए चारे की व्यवस्था इन फसलों के माध्यम से ही की जाएगी। अलग से उनके लिए चारे का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि चारा उत्पादन का यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं है। तो लिखिए इस पेटी में पशु बाड़ों में रखे जाते हैं। पशु बाड़ों में रखे जाते हैं। अर्थात आप चारागाह है इसमें विकास नहीं करेंगे। चौथी पेटी उसने जो मानी है वो है परती भूमि सहित फसल कृषि, और उसके साथ में क्या होंगे? पशु भी होंगे।
परती भूमि छोड़नी है इस बार, फसल उत्पादन करना है, पशुओं को साथ में रख सकते हो आप, उनके लिए चारागाहों का विकास भी किया जाएगा। और इसमें तीसरी पेटी में तो 6 वर्षीय हेरफेर आपने अपनाया था, चौथी पेटी में है फसलों का है 7 वर्षीय हेरफेर है, जिसमें चारागाह है, चारागाह है, चारागाह है, राई, जौ, जई और फिर परती। चारागाह चारागाह चारागाह, राई, जौ, जई और परती। 7 साल का हेर फेर है और 1 वर्ष, उन 7 सालों में से 1 वर्ष ऐसा होगा जब आप ज़मीन को कैसी छोड़ोगे, खाली छोड़ेंगे। 3 बार आप उसमें चारागाहों का विकास करेंगे, 3 बार आप उसमें फसलें लेंगे अलग अलग, और 1 साल के लिए उसको खाली छोड़ना है। तो 7 वर्षीय हेर फेर है कौन सी पेटी में, चौथी पेटी में। लिखिए चौथी पेटी में, प्रति भूमि सहित फसल कृषि व साथ में पशुपालन। पशुओं का पालन बड़े व्यापारिक स्तर पर नहीं है, यहाँ पर उनके खुद के उपभोग के लिए ही है। और लिख लीजिए सामने, फसलों का 7 वर्षीय हेर फेर, और उसमें 7 वर्षों में 3 तो हैं चारागाह के, 3 हैं फसलों के, और 1 साल है प्रति भूमि का। और प्रति भूमि का मतलब ये है कि हमें इस पेटी में 14% ज़मीन है उसको प्रति भूमि के रूप में छोड़ना है। तो चौथी पेटी में लिख लीजिए, इसमें 14% ज़मीन को 14% ज़मीन को प्रति भूमि के रूप में छोड़ा जाता है। चौदह प्रतिशत जमीन को प्रति भूमि के रूप में छोड़ा जाता है। तो ये जो तीसरी और चौथी पेटी है, यहां से मार्केट में क्या जाएगा, खाद्यान्न जाएगा। पांचवी पेटी की अगर बात करें तो पांचवी पेटी में परती और चारागाह सहित हमें कुछ फसलों की कृषि करनी है और इसमें अपनाई जाती है 3 खेत प्रणाली। पांचवी पेटी का मतलब क्या है, 3 खेत प्रणाली है। 3 खेत प्रणाली का मतलब है 33% ज़मीन पर खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, 33% ज़मीन पर पशुओं के लिए चारागाहों का विकास करोगे और 33% ज़मीन को खाली छोड़ेंगे। तो 3 काम करने हैं। पहला, राई उत्पादन कर लें या जौ कर लें या कोई चना का उत्पादन कर लें, ये तो होगा 1/3 भाग पर। और दूसरा, चारागाहों का विकास होगा, ये भी होगा 1/3 भाग पर। और जो परती भूमि छोड़ी जाएगी वो भी होगी 1/3 भाग पर। तो ये 3 खेत प्रणाली होगी। लिखिए पांचवी पेटी, इसमें 3 खेत प्रणाली अपनाई जाती है। एक बटा तीन भाग फसलों हेतु, जैसे राई, जौ या चना, 1/3 भाग
पशुओं के लिए चारागाह है, तथा 1/3 भाग परती भूमि। तो चौथी पेटी में आपने 14% ज़मीन को परती भूमि के रूप में छोड़ा था, लेकिन पांचवी पेटी में कितने परसेंट को छोड़ेंगे? 33%, 1/3 को हमें छोड़ना होगा। छठी पेटी होगी, उसमें सिर्फ आपको पशुपालन करना है, और पशुपालन का उद्देश्य है मांस, या हो सकता है क्या, चमड़ा, व ऐसे उत्पाद जो बाजार में पहुंचाने में जल्दी नहीं हो, जैसे पनीर की बात कर सकते हो। लिखिए छठी पेटी और इसमें लिखिए पशुपालन, मांस, चमड़ा व दुग्ध उत्पादों हेतु। मांस, चमड़ा व दुग्ध उत्पादों हेतु। क्लोवर, क्लोवर एक दलहन फसल ही है, हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन क्लोवर है एक प्रकार की दलहन फसल है। जर्मनी में उत्पादन होता होगा। वैसे किताबों में फ्लावर लिखा हुआ है, लेकिन फ्लावर पढ़ के पुष्पा नहीं समझना है, क्लोवर है, फ्लावर नहीं है। तो ये 6 पेटियों में तो विभिन्न प्रकार का उत्पादन होता है, और उसके आगे का जो भाग पड़ा है, जो नगर से फिर कितनी भी दूरी तक हो सकता है, 7वीं पेटी, उसको उसने कहा है बंजर भूमि। तो लिखिए 7वीं पेटी, और 7वीं पेटी में लिखिए बंजर भूमि। और ये प्रश्न कई बार आता है कि वॉन थुनेन के अनुसार 7वीं पेटी में क्या है। तो ऐसे बंजर भूमि आता है, तब हम देखते हैं कि बंजर भूमि को तो क्या बताओ, कोई काम की चीज़ ही बताओ। तो काम की चीज़ नहीं बतानी है, क्या बंजर ही बतानी है। हर पेटी का आपको लक्षण पूछा जाएगा। अधिकतर बार तो परीक्षा में प्रश्न दूसरी पेटी का आता है, क्योंकि दूसरी पेटी में क्या है, लकड़ी का उत्पादन है, और कॉमन सेंस से आंसर देते हैं, तब देखते हैं लकड़ी का तो क्या उत्पादन करना पड़ा होगा, हैं। तो इसलिए दूसरी पेटी का प्रश्न करते हैं। पहली पेटी से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, दूसरी पेटी से ईंधन के लिए लकड़ी, तीसरी पेटी से खाद्यान्न आएंगे, लेकिन ज़मीन को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, पूरी ज़मीन पर खेती करनी है। और कितने वर्षीय हेर फेर अपनाना है? 6 वर्षीय हेर फेर अपनाना है, जिसमें राई, आलू, क्लोवर, जौ और फली वाली दाल एक बार, ताकि उसमें वापस पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाए। क्योंकि परती तो आप छोड़ नहीं रहे हो, इसका मतलब ज़मीन में तत्वों की आपूर्ति वापस भी तो करनी है ना। तो बीच में ऐसी फसलें बोनी है। क्लोवर से भी ऐसा होता है, दाल, फली दाल से भी होता है। उसके आगे की जो पेटी है, चौथी पेटी, उसमें भी खाद्यान्नों का उत्पादन होगा, लेकिन आप साथ में पशुओं के लिए चारागाहों का विकास भी करेंगे। इसमें 7 वर्षीय प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें 3 साल चारागाह के लिए, 3 साल फसलों के लिए, और 1 साल छोड़ेंगे परती भूमि। तो तीसरी पेटी में तो बिना परती के फसल उत्पादन है, और चौथी पेटी में परती सहित फसल उत्पादन है। ये 2 मुख्य अंतर हैं तीसरी पेटी के और चौथे पेटी के। चौथी पेटी में आप परती भूमि के रूप में 14% ज़मीन छोड़ते हैं। 5वीं पेटी में 3 खेत प्रणाली है, 1/3 भाग खाली छोड़ो,
1/3 भाग पर पशुओं के लिए चारागाहों का विकास करो, रिज को बालो। 1/3 भाग पर फसलों का उत्पादन करना है। और तो क्या है, तो जर्मनी में कुछ और कोई लगाता वाला, आपने हटे तो रिज को ही आग्रह है। मकड़ो हम कहीं जाना को नहीं है, मकड़ो के मत जानू से जाना हो गया ऐ तो कहीं मकड़ो वो खा जाए जको है। और 1/3 भाग पर फसलों का उत्पादन करना है। छठी पेटी में सिर्फ ऐसे पशु पाले जाएंगे जिनसे आपको मांस या दुग्ध के उत्पाद लेने हैं या चमड़ा लेना है। और 7वीं पेटी होगी किसकी? बंजर भूमि की। इस छठी पेटी वाले लोग जो यहाँ पशु पालते हैं वो थोड़ा बहुत खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर खुद के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं है। मार्केट में बेचने के लिए इनके पास पशु उत्पाद हैं। तो ये 7 पेटियाँ उसने बताई हैं। अब इन 7 पेटियों को हम हाँ किसमें? छठी पेटी में, पशुपालन वाली में जीवन निर्वाह कैसे? नहीं, कृषि पशुपालन भी कृषि ही है। साथ में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वो तो खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन क्या है? पशुपालन भी तो नहीं, मिश्रित कृषि तो नहीं लिखना है, लिखना पशुपालन ही है। ये वो गौण चीज़ है कि अगर वो, क्योंकि आपके सवाल ये हो जाएगी कि सिर्फ पशु पालते हैं तो खाते क्या हैं? पशु तो घास खा लेते हैं, लेकिन जो लोग पालते हैं वो क्या खाते हैं? तो हैं? मिश्रित है, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको पशुपालन का ही पूछेंगे। मिश्रित कृषि की विशेषताओं में दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। इसमें महत्व सिर्फ पशुपालन पर है, एनिमल ग्रेजिंग पर ही है। अब कई बार आपको इन पेटियों के अंतर्गत शामिल क्षेत्र और उनकी बाजार के अंदर से दूरी का प्रश्न कर लिया जाता है। तो इस सारे विवरण को हम एक सारणी के रूप में देख लेते हैं। पहले खंड में हम बात करेंगे पेटियां कौन कौन सी हैं। दूसरे में आपकी बात होगी किसी पेटी में क्षेत्र कितना आएगा। तीसरे में बात करेंगे हम बाजार से दूरी की।
चौथी खंड में बात करेंगे वहाँ का भूमि उपयोग क्या है। पांचवें खंड में इसमें देखेंगे हम उसकी विशेषताएं या उसका अन्य विवरण। सबसे पहले जीरो पेटी की हम देखें बात। जीरो पेटी का मतलब है बाजार केंद्र। बाजार केंद्र जिसमें एरिया है 0.1 से कम, जिसमें बाजार से दूरी है 0.1 तक, और भूमि उपयोग प्रारूप इसका देखा जाएगा तो ये है कोई औद्योगिक या हम कह दें नगरीय केंद्र है। ये इसका भूमि उपयोग है। इसके आगे चलेंगे तो जो दूसरी पेटी है पहली पेटी, इसमें क्षेत्र शामिल होगा, वो होगा 1। बाजार से यदि हम दूरी की बात करेंगे तो 0.1 से 0.6 तक। विशेषताएं वैसे हम पेटियों की लिख चुके हैं। ये यहाँ पर क्षेत्र वाला और दूरी वाला जो प्रश्न है उसके लिए बात कर रहे हैं। पेटियां 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल उसने बताई है कितनी, 7। क्षेत्र पहली पेटी में 1, दूसरी में हम उसका परसेंट देखें तो है 3%, तीसरी में 3, चौथी में 30 है, पांचवी में 25 है और छठी में है 37.9। और उसके आगे का क्षेत्र है उसमें उसने कोई दूरी या क्षेत्र निर्धारित नहीं किया। आगे का सारा क्षेत्र उसने कैसा माना है, बंजर भूमि का माना है। बाजार केंद्र से दूरी की बात करें तो पहली पेटी की दूरी 100 इकाई में मानकर भी हम चलें तो 0.1 से 0.6 तक होगी। दूसरी पेटी की दूरी होगी 0.6 से 3.5 तक। तीसरी पेटी की होगी 3.5 से 4.6 तक। चौथी की होगी 4.6 से 34 तक। पांचवी की होगी 34 से 44 तक और छठी पेटी की होगी 44 से 100 तक। 100 इकाई की दूरी यदि हम मानकर चलें तो उसमें कौन सी पेटी नगर से कितनी दूरी तक विस्तारित होगी, और 100 इकाई तक हम पूरी 6 पेटियां बांट देंगे। आगे के बड़े क्षेत्र को उसने नाम दे दिया क्या, उसका सीमांकन नहीं किया कि वो कितनी दूरी तक होगा, लेकिन वो इस अपनी 100 इकाई की लिमिट है उससे बाहर का है। भूमि उपयोग प्रारूप देखा जाए तो पहली पेटी में आप करते हैं क्या, व्यापारिक उद्यान कृषि, जिसमें हमने उत्पादन किया किसका, शीघ्र खराब होने वाली
वस्तुओं जैसे दूसरी पेटी में हमने की वाणी की और इसमें आप कह सकते हो कि ईंधन के लिए लकड़ी उत्पादन। तीसरी पेटी में आपने बिना परती भूमि के फसल उत्पादन, जिसमें आपने अपनाया है क्या, 6 वर्षीय हेरफेर। 6 वर्षीय हेरफेर में हमने राई, आलू, क्लोवर, जौ और दाल। चौथी पेटी में आपने परती सहित फसल उत्पादन किया, जिसमें है 7 वर्षीय हेरफेर, इसमें हमने विकास किया, चारागाह है, चारागाह है। उसके बाद में राई और जई और फिर परती भूमि छोड़ दी। 5वीं पेटी में हमने 3 खेत प्रणाली अपनाई है, जिसमें 1/3 भाग पर फसल, 1/3 भाग पर चारागाह है और 1/3 भाग परती भूमि छोड़ी। 6ठी पेटी में हमने पशुपालन किया है, मांस, चमड़ा, पनीर हेतु वृहत स्तर पर पशुपालन। 6 वर्षीय हेरफेर जिसमें अपनाया था तीसरी पेटी में, इसमें जो पशु रखे जाते हैं वो चारागाहों का विकास उनके लिए नहीं है। कहाँ है पशु? बाड़ों में है। इसमें चारागाहों का विकास है तो परती सहित फसल उत्पादन करेंगे और इसमें है पशुओं के लिए चारागाह है। इसमें पशुओं के लिए चारागाह अलग से हैं। 3 खेत प्रणाली में भी 1/3 भाग पर चारागाहों का विकास किया गया है और 6ठी पेटी में सिर्फ पशुपालन। 7वीं पेटी में आप बात करेंगे तो ये है क्या? बंजर भूमि। लिख ली?
तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो किसी पेटी की विशेषता का बन सकता है। कई बार रेयर केस में ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन सी पेटी के अंतर्गत कितना एरिया उसने शामिल किया है। तो देखिए, छठी पेटी में वृहत एरिया शामिल है, सबसे ज़्यादा इसी में है। इसके अलावा चौथी पेटी में, पांचवी में, इन तीन में एरिया ज़्यादा है, पहली दूसरी तीसरी में बहुत कम है। पहली दूसरी तीसरी पेटियों की बाज़ार से दूरी भी बहुत कम है, लेकिन चौथी पांचवी छठी पेटियां ये बाज़ार से काफ़ी दूरी तक हैं और बड़ी पेटियां हैं। तो शुरू वाली तो छोटी छोटी बनती हैं और आगे वाली थोड़ी बड़ी बनती हैं। आप जो हमने चित्र के रूप में बनाई थी उसमें भी देख सकते हैं, चाहे इसमें भी बात कर लें या विभिन्न फसलों का जो ग्राफ काटता है उसमें भी जैसे जैसे आप दूर चलोगे वैसे वैसे पेटी बड़ी होती जाएगी। वॉन थुनेन ने ये सारा मॉडल देने के बाद में ये विचार किया कि मॉडल गलत दे दिया है। उसको इतनी मेहनत करने के बाद में पता चला कि ये गड़बड़ हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से उसने मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए एजम्पशन किए थे वैसे मिलते भी नहीं है। संशोधन करते हुए उसने ये कहा कि ऐसे एक रूप आपको ऐसे वृत्ताकार पेटियां मिलें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई नदियां भी तो बहती हैं उस एरिया में और ये जल परिवहन का सस्ता साधन है। घोड़ा गाड़ी वाले को किराया नहीं देना है, नदी में नाव चलाओ और सब्जी को बाज़ार तक पहुंचा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि जो आपने वृत्ताकार पेटियां बनाई हैं वो यदि उस नगर में से होकर कोई नदी बह रही है तो किनारे से भी वस्तुओं का उत्पादन करके जल परिवहन के माध्यम से नगर तक लाया जा सकता है। तो उसने अपने मत में संशोधन किया। पहला संशोधन, बाजार केंद्र से होकर एक नदी प्रवाहित हो रही है। यदि ऐसा होगा तो ये जो आपने पेटियां बनाई हैं, मान लीजिए ये आपका बाजार केंद्र है और बाजार केंद्र से होकर एक नदी इधर जा रही है ऐसे, जो जल परिवहन का सस्ता साधन है। ऐसी स्थिति में आपने जो पेटियां बनाई थी वो पेटियां जहां नदी नहीं बह रही है वहां तक तो वो आपकी पेटियां सही है। जैसे यहाँ से इस नगर केंद्र के चारों तरफ जो पहली पेटी बनेगी वो गोलाकार ही बनती है ऐसे, और ये दूसरी पेटी, ये जो आपने बनाई, तीसरी पेटी, चौथी पेटी, लेकिन ये जो नदी है ये इन पेटियों को वृत्ताकार रखने के बजाय इनको अपने समानांतर चलाएगी। तो ये पेटी इस नदी के सहारे सहारे, जो पहली पेटी है वो वृत्ताकार न होकर
किनारे तक चली जाएगी। ऐसे ही बाकी की जो पेटियां आपने बनाई हैं, ये बाकी की पेटियां भी इसके पैरेलल बनती जाएंगी, क्योंकि कुछ दूरी पर जाकर उनको परिवहन का दूसरा साधन मिल जाना है, जो कि सस्ता परिवहन है। तो ऐसा होने से उसने अपने मॉडल में एक संशोधन करते हुए कहा कि पेटियां वृत्ताकार नहीं बनकर लंबाकार बनेंगी, और जल मार्ग के या नदी के कैसी बनेंगी? समानांतर बनेंगी। ये उसका पहला संशोधन था। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई दूसरा नगरीय केंद्र भी विकसित हो जाए और ये अपना कोई छोटा बाज़ार यहाँ पर ये भी डेवलप कर ले ऐसे। तो एक ही केंद्र हो ऐसा नहीं हो सकता, इतना विशाल प्रदेश है, उसमें और केंद्र भी बन सकते हैं। कोकलिंग और यीट्स ने कहा कि उस पूरे प्रदेश में कई नगरीय केंद्र हो सकते हैं जो आकर्षण करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा होने से उनके चारों तरफ जो ऐसे पेटियां बनेंगी, वृत्ताकार पेटियां बनेंगी और एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगी। तो ऐसा होने से उस प्रदेश का प्रतिरूप या पेटियों का प्रतिरूप तारे की आकृति का हो सकता है। उसमें मान लीजिए 3-4 केंद्र बन गए, तो एक इस एरिया में, एक इस एरिया में, ऐसे तो तारे का सा प्रतिरूप उसका बन सकता है। तो 2 संशोधन किए। यदि कोई नदी बह रही है तो पेटियां कैसी बनेंगी? लंबी बन जाएंगी, समानांतर बन जाएंगी। और यदि बाज़ार के अंदर कई हैं, एक से अधिक हैं, तो प्रत्येक बाज़ार के अंदर का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा और उसके आधार पर उसके चारों ओर जो पेटियां विकसित होंगी, तो उससे प्रतिरूप पूर्ण वृत्ताकार नहीं बनकर कैसा बनेगा? तारेकार, तारे जैसे आकार का बन जाएगा। तो लिखिए वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में संशोधन। पहला संशोधन लिखिए, यदि प्रदेश के केंद्र में नगर से होते हुए प्रदेश के केंद्र में नगर से होते हुए या बाजार के अंदर से होते हुए एक नदी प्रवाहित होती है, एक नदी प्रवाहित होती है, तो पेटियां वृत्ताकार के बजाय उस नदी के समानांतर बनती हैं। अर्थात शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं की पेटी भी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की पेटी भी बाजार से काफ़ी दूरी तक नदी के सहारे एक संकड़ी पट्टी में
बनी होती है। ये तो है पहला संशोधन। और दूसरा संशोधन ये है कि यदि बाजार के अंदर एक ही नहीं हो, कई सारे हों, तो तब प्रदेश में पेटियां पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं बनेंगी और उसका प्रतिरूप कैसा हो जाएगा? तारे नुमा हो जाएगा। लिखिए दूसरा संशोधन। यदि उस प्रदेश में एक के बजाय बहुत सारे बाजार केंद्र हों, एक के बजाय बहुत सारे बाजार केंद्र हों, तो कोकलिंग व यीट्स के अनुसार आकृति वृत्ताकार न बनकर तारे जैसी बनेगी। आकृति वृत्ताकार न बनकर तारे जैसी बनेगी। और यदि हम सिद्धांत को एक निष्कर्ष के रूप में देखें तो वॉन थ्यूनेन ने बहुत सारी गलतियां की है। पहली गलती तो सिद्धांत देकर ही की है, दूसरी इसको सिलेबस में शामिल करके की है। नहीं, सिद्धांत अच्छा है, प्रश्न सरल सा आएगा। ऐसे पूछेंगे दूसरी पेटी में किसका उत्पादन होता है? तो 7 पेटियां किस किस से संबंधित हैं, ये बात तो कन्फर्म याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाएगा तो यही उठाएगा। और यदि वो हार्ड बनाना चाहता है तब वो आपके फसल प्रारूप परिवर्तन, फसल की सघनता का परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन, उन बिंदुओं पर बाद में जाएगा। सरल प्रश्न बनाएगा तो 7 पेटियों में से ही बनाएगा कि कौन सी पेटी की विशेषता क्या है। ज़्यादातर पहली दूसरी का प्रश्न होता रहता है कि पहली पेटी में किसका उत्पादन होगा, दूसरी में किसका उत्पादन होगा। तो वॉन थ्यूनेन ने जैसा एक प्रदेश की कल्पना की है, व्यावहारिक रूप से वैसा प्रदेश कहीं भी बनना संभव नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को धरातल पर लागू किया जाना आसान नहीं है। तो लिख लीजिए निष्कर्ष। वॉन थ्यूनेन ने जिस प्रकार के एकाकी प्रदेश की कल्पना की है, जिस प्रकार के एकाकी प्रदेश की कल्पना की है, व्यावहारिक रूप से धरातल पर ऐसा प्रदेश मिलना संभव नहीं है, कोमा परिवहन के साधनों में अब घोड़ा गाड़ी का
घोड़ा गाड़ी का महत्व नहीं है। तथा व्यावहारिक रूप से परिवहन लागत दूरी की प्रति इकाई पर समान नहीं होती है। दूरी की प्रति इकाई पर समान नहीं होती है। सामान्यतः लंबी दूरी के लिए यदि आप किराए करते हो तो उसमें रेट कम लगती है और कम दूरी तक रेट थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान में वॉन थीनेन के सिद्धांत का महत्व है। वर्तमान में वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो ये वॉन थ्यूनेन की बातें कंप्लीट।